डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपने अभी हाल ही में अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया हो या आप आने वाले सेशन में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हों, दोनों ही तरह के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी भरा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में हम जितनी पॉइंट्स की बातें डिस्कस करेंगे उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये जो साल है हमारा 2024, यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम रिकंडक्शन का बहुत सारा जो नियम है वो बदल दिया गया है। तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अभी अपने पूरे दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट के साथ इनको शेयर करना मत भूलें। और एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, ताकि आपको बोर्ड के द्वारा बनाए गए नियमों का अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त हो सके और आपको कोई भी डाउट ना रह सके, ताकि आपको इधर उधर कहीं कोई रिसर्च ना करना पड़े और परेशान ना होना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। आज है तारीख 4 जून और हमारे यहाँ आज जो हमारे लोकसभा चुनाव का रिज़ल्ट था वो डिक्लेयर किया जा रहा है। मैं दोपहर में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 3 बजे हुए हैं दोपहर के। जिस आदेश के बारे में हम बात करेंगे वो आदेश आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 31 मई 2024 को हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो सचिव हैं पुष्पा साहू जी, उनकी तरफ से इस ऑफिशियल लेटर को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। और आज के डेट में यानी 4 जून 2024 को छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cgbsc.nic.in, वहाँ पर भी इसको डाल दिया गया है। और वहाँ पर जो हेडलाइन बनाई गई है लिंक की, वो ये है कि छत्तीसगढ़ में 2 बार मुख्य परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में ये आदेश है। तो चलिए, भूमिका बहुत सारी बन चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे कि हमारा रिज़ल्ट बिगड़ गया है 10वीं का या 12वीं का। दोनों तरह के बच्चे अप्रोच कर रहे थे। किसी बच्चे का ये कहना था कि हम एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं। किसी बच्चे का ये कहना था कि हमारा 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गया है, 1 या 2 विषय में ही सप्लीमेंट्री होता है। और कई बच्चे फेल हैं। कई बच्चों के मार्क्स उनके हिसाब से बहुत कम है, यानी जितना उनको प्राप्त होना चाहिए था उतना नंबर उनके आए नहीं हैं। उनकी जो इच्छा थी नंबरों को प्राप्त करने की, उनकी जो सोच थी, जो मेहनत थी, उससे कम उनको प्राप्त हुआ है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे यहाँ क्या कोई क्रेडिट योजना के तहत एग्ज़ाम होता है? जैसे आप सबको पता है कि CBSE में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है, जिसका फॉर्म भी अभी लगभग भराना शुरू हो गया है या होने वाला है, और जुलाई में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे इम्प्रूवमेंट वाले। छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल अभी तक ऐसी कोई स्कीम नहीं थी इम्प्रूवमेंट की, लेकिन इस साल से नियम को परिवर्तन किया गया है, नियम को बदला गया है। और अब छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। तो वीडियो बहुत काम की होने वाली है। हम 17-18 पॉइंट जो भी इस नोटिफिकेशन में दर्ज हैं इसको कवर करेंगे। आपको मैं सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखिए कि ये हमारा छत्तीसगढ़ का राजपत्र है और इस आदेश को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में जो है वो प्रकाशित किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राजपत्र, इसमें प्रकाशित किया गया और एक साथ पूरा आदेश आपके CG बोर्ड में रखा गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए सिर्फ 2 पन्ने ही यहाँ पर काम के हैं, बाकी की चीज़ें बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, बाकी चीज़ों से रिलेटेड है। आप चाहें तो मज़े से इनको पढ़ सकते हैं, हालांकि इनका कोई उतना हमारे बोर्ड के साथ लेना देना नहीं है। तो आपको सीधा, अगर आप CG बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करते हैं तो सीधा आपको पन्ना खसकाते हुए आपको पेज नंबर 32 में पहुंच जाना है, नीचे सबसे नीचे पन्ना नंबर 32। तो हम भी इसको स्क्रॉल करते हैं और सीधा पेज नंबर 32 पर पहुंचते हैं। ठीक है, और 32 पेज नंबर पर मैं आपको दिखाता हूं। ये हम 31 पर आ गए और ये 32 है, देखिएगा ना। हाँ 33 पर है, ये देखिए विभाग प्रमुखों के आदेश। और ये हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, पेंशन, बड़ा रायपुर, छत्तीसगढ़। और आप आदेश देख सकते हैं, ये हमारा जो है 31 मई 2024 का आदेश है। अभी 3-4-5 दिन पहले ही इसको रिलीज़ किया गया है और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 4 जून को। तो हम सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ बारीकी से कवर करेंगे। ऊपर की हेडिंग हमारे काम की नहीं है, हमको जो आदेश नियम बनाए गए हैं उसके आदेश को पढ़ना है। तो ये जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट है इसको पढ़ लीजिए। 10-15 दिन का टाइम दिया गया है, इसके पहले अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता
तो यही नियम हमेशा के लिए नियम हो जाएंगे। जो अभी आपको ड्राफ्ट दिख रहा है ना अमेंडमेंट का, ये नियम बन जाएंगे। इसमें यहाँ पर देखिए 10 दिन का जो है टाइम पीरियड दिया जाता है कि अगर किसी को ऐतराज़ हो तो भैया वो उंगली कर सकता है इन नियमों में, तो उसको बदला जा सकता है। लेकिन अगर कोई उंगली नहीं करता, समझ रहे हो ना, कोई छेड़खानी नहीं करता इनके साथ, अपने विचार यथावत रखता है, तो फिर यही नियम बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ देखिए पहले पॉइंट की, इन द सेड रेगुलेशन। ये पूरा जो पोथी पत्रा है ये इंग्लिश में है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक एक नियम बहुत बारीकी से समझना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको समझना है एक एक चीज़ ना। ठीक, पहला चीज़ देखिए, पहला पॉइंट ये वाला, अंडर चैप्टर 19 फॉर द हेडिंग सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, द हेडिंग सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन और सेकंड मेन एग्जामिनेशन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अभी तक ये होता था कि आप फेल हो जाते थे या सप्लीमेंट्री आते थे तो आपको पूरक परीक्षा देना पड़ता था, सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ता था। तो आपका जो रिजल्ट आता था या आपके जो परीक्षा का नाम होता था वो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होता था। पूरक परीक्षा, समझ रहे हैं, अवसर परीक्षा या पूरक परीक्षा, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन उसका नाम होता था। अब ये नाम बदल दिया जाएगा और उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, सेकंड मेन एग्जामिनेशन। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं रहेगा, सेकंड मेन एग्जामिनेशन। यानी अभी आपने जो मार्च के महीने में परीक्षा लिखी है उसका नाम हो जाएगा फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन, और अब आप जो परीक्षा दोबारा लिखने वाले हैं उसका नाम सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन से हटा करके उसको बदल करके सेकंड मेन एग्जामिनेशन रख दिया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगता है, सप्लीमेंट्री परीक्षा का नाम होता है, रिजल्ट में सप्लीमेंट्री लिखा होता है, तो अच्छा साउंड नहीं करता, मज़ा नहीं आता सुनने में, ख़राब फील होता है। इसलिए ये नाम ही हटा दिया गया। अब से फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन जो पहला परीक्षा आप अभी दे के आए हैं, और सेकंड मेन एग्जामिनेशन जो आप अपनी श्रेणी को सुधारने के लिए दूसरा परीक्षा लिखेंगे। अब कौन कौन से बच्चे इन एग्ज़ाम को देख सकते हैं, फेल वाले, सप्ली वाले, या जो पास हैं जिनके नंबर कम हैं वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो कितने विषय में दे सकते हैं, आइए सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं एक एक करके। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं जी, खसकाते हैं। ये देखिए ये सारे अमेंडमेंट बनाए गए हैं, ड्राफ्टिंग की गई है, एक एक करके यहाँ से हमको पढ़ना है। तो हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी ट्वाइस इन वन एकेडमिक सेशन। इसका मतलब ये है कि अब से छत्तीसगढ़ बोर्ड, ये नियम बनने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी ये पूरी तरह से नियम नहीं है, 10 दिन के बाद नियम बन जाएंगे। अब क्या होने वाला है देखिए, पहला पॉइंट तो ये बोलता है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं का हो या 12वीं का हो, साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी जो मैं आपको बता रहा था ना, फर्स्ट एग्जामिनेशन और सेकंड एग्जामिनेशन, तो ये अब साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी एड्रेस्ड एज फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन। दिख रहा है ना, फर्स्ट एग्जामिनेशन किसको बोलेंगे, जो अभी आपने मार्च में दिया पहली परीक्षा, और सेकंड एग्जामिनेशन विल बी एड्रेस्ड एज सेकंड मेन एग्जामिनेशन। अब जो दूसरी परीक्षा सप्लीमेंट्री वाले हम देंगे उसका नाम रख दिया जाएगा सेकंड मेन एग्जामिनेशन। ये भी मुख्य परीक्षा ही है, यानी वो भेदभाव खत्म, फेल वाला, सप्लीमेंट्री वाला, पूरक परीक्षा, अवसर परीक्षा खत्म। सेकंड मेन एग्जाम, ये भी अब आपका बिल्कुल जैसे अभी आपने बोर्ड परीक्षा लिखा है ना, बिल्कुल दूसरा वाला भी मेन एग्जाम ही रहेगा, सप्ली उपली वाला झंझट खत्म हो गया। इट विल बी मैंडेटरी, दूसरा पॉइंट पढ़ रहा हूँ ना, टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म to appear in the second main examination, and only those students who are registered in the first examination will be able to fill the application, and they will have to fill the online examination application form from the same institution in which he had filled the application for the first time examination। इस पॉइंट का मतलब ये है कि सेकंड मेन एग्जामिनेशन के लिए वही बच्चा एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए जिसने फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन का परीक्षा दिया है या फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन करवाया है। और जिस इंस्टीट्यूशन से, यानी जिस स्कूल से आपने अभी पहला मुख्य परीक्षा दिया है फॉर्म भर के, उसी इंस्टीट्यूशन से आपको सेकंड एग्ज़ाम का भी फॉर्म भरना है। कहीं बाहर से आप नहीं भर सकते अलग से, उसी स्कूल से आप भरेंगे जहाँ से अभी आप पढ़ रहे थे, जहाँ से अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। या इसमें क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे कि जो प्राइवेट से भर रहे हैं उनका क्या होगा, तो प्राइवेट वाले जहाँ से भरे हैं जिस संस्था से, वहीं से आपको सेकंड मेन एग्ज़ाम का भी फॉर्म भरना पड़ेगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है, सभी चीज़ों को अच्छे से बारीकी से समझिए। आपके काम की बहुत सारी चीज़ें बीच में डिस्कस होने वाली हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप हमसे कमेंट करिएगा, तो हम आपके कमेंट के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करवाने की कोशिश करेंगे। इस PDF के लिए भी परेशान नहीं होना है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इनके हम PDF जो है अवेलेबल करा देंगे, वहाँ से आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, A separate date will be fixed by the Board of Secondary Education, ये वाला पॉइंट, to fill for filling the application form for the second main examination। जिस तरह से
पहला जो अभी आपने मुख्य परीक्षा दिया अपने बोर्ड एग्ज़ाम का 10वीं 12वीं का, उसका बाकायदा एक डेट डिक्लेयर होता है, टाइम टेबल आता है, फॉर्म फिल कराने का एक बाकायदा डेट आता है नवंबर दिसंबर के टाइम पे, और उसके बाद टाइम टेबल आता है जनवरी में, फिर आपकी परीक्षाएं होती हैं फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में। बिल्कुल उसी तरह से अब जो आपका सेकंड मेन एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी बाकायदा डेट अनाउंस किया जाएगा, बाकायदा आपसे रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, उसके लिए निर्धारित समय रहेगा फॉर्म भरने के लिए, अलग से फॉर्म भराया जाएगा। याद रखिएगा भराया जाएगा उसी स्कूल के माध्यम से जहाँ से अभी आपने पहला एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा था। तो बाकायदा उसके लिए भी डेट अनाउंस किया जाएगा, फॉर्म फिल करने के लिए टाइम दिया जाएगा, उसका टाइम टेबल निकाला जाएगा और उसका परीक्षा लिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे फर्स्ट एग्जामिनेशन का आपने फॉर्म भरा था, टाइम टेबल आया था, परीक्षा दिया था। अगला पॉइंट देखिए, कैंडिडेट हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन हैज़ बिन इन द सप्लीमेंट्री कैटेगरी। अब ये ध्यान से समझना, आपके काम की चीज़ आ रही है ना, जिनका रिजल्ट सप्लीमेंट्री कैटेगरी में आया है, it will be mandatory for those candidates to apply in all the subjects given supplementary and candidates can also apply for improvement in marks in other subject। ये सबसे पहला खबर जो है ये सप्लीमेंट्री वालों के लिए है, ठीक है। ये चौथा नंबर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए ध्यान से सुनिएगा। जिन बच्चों का 10वीं परीक्षा में या 12वीं परीक्षा में सप्लीमेंट्री आया है, एक विषय में, दो विषय में या कितने भी विषय में, समझ रहे हैं ना, वो बच्चे एलिजिबल हैं अपने विषय जिनमें उनको सप्लीमेंट्री मिला है, उनको दोबारा से उनका फॉर्म भरने के लिए, दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो जितने विषय में आपका सप्लीमेंट्री आया है उसमें आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं और उसका परीक्षा दे सकते हैं। तो फिर मान लो हमारे 6 विषय हैं 10वीं में और 2 विषय में हमारा सप्लीमेंट्री आया है और बाकी 4 विषय में नंबर कम है, तो अगर मैं सिर्फ 2 विषय सप्लीमेंट्री वाले ही भरता हूँ तो भी उसमें एग्ज़ाम देके उतने अच्छे खासे नंबर प्राप्त भी कर लेता हूँ, तो भी मेरा जो रिज़ल्ट है वो उतना अच्छा इंप्रूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे बाकी 4 विषय जिसमें मैं पास हूँ उसमें नंबर कम है। तो क्या करूँगा, तो आपकी मर्जी, आप जिस विषय में चाहें इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। सप्ली वाला तो आप भरेंगे ही भरेंगे, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरा इस विषय में नंबर कम है, इसको मैं दोबारा एग्ज़ाम देके नंबर बढ़वा सकता हूँ, तो वेल एंड गो, जाइए परीक्षा लिखिए, फॉर्म भरिए। आप इम्प्रूवमेंट कराने के लिए भी, यानी जिसमें आप पास हैं जिस विषय में, उस विषय में भी आप फॉर्म भर के परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपका मार्क्स इम्प्रूव होता है, यानी अभी आपको जितना नंबर मिला है पास वाले विषय में उससे ज़्यादा नंबर अगर आपका आता है तो आपका मार्क्स इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, और अगर उससे कम नंबर आता है तो घबराइएगा नहीं, जो पुराना नंबर है उतना मिलेगा ही मिलेगा, कम नहीं होगा। समझ रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, 5वां नंबर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, 5वां नंबर देखिए, ऊपर हेडिंग यहाँ पर आपको दिख जाएगी ये वाला, ठीक है, लाइन खींच देते हैं हम। कैंडिडेट हु हैव फेल्ड और रिमेन अब्सेंट इन द फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन कैन अप्लाई फॉर द सेकंड मेन एग्जामिनेशन। यानी जो बच्चे फेल हैं या परीक्षा नहीं दे पाए हैं, एब्सेंट हैं, वो भी सेकंड मेन एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने विषय में फेल हैं उन सभी विषय में भी, और अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट जिसमें पास हैं उसमें भी आप भर सकते हैं। आगे आप पढ़ लीजिए। इट इन सच सिचुएशन इट विल बी मैंडेटरी फॉर देम टू अप्लाई इन ऑल एब्सेंट और फेल सब्जेक्ट एंड द कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर इंप्रूवमेंट इन मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट। समझ रहे हैं ना, जितने विषय में आप फेल हैं या जिस विषय में आप परीक्षा नहीं दे पाए हैं, एब्सेंट हैं, उनको तो आप भर ही सकते हैं फॉर्म में। अगर आप किसी विषय में पास हैं, नंबर कम है, उसको भी भर के आप इम्प्रूव कर सकते हैं। समझ में आया। तो चाहे सप्लीमेंट्री वाले हों चाहे फेल वाले हों, समझ रहे हैं। सप्ली वाले पेपर को भी आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। फेल वाले पेपरों को या एब्सेंट वाले पेपरों को भी आप दोबारा फॉर्म भर के परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा जिन विषय को आपने परीक्षा दिया है, लिखा है, उसमें आप पास हैं, अगर आपका नंबर कम है उसको भी आप भर के उसका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे के उसमें नंबर बढ़वा सकते हैं। समझ रहे हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। 6वां पॉइंट देखिए, इफ़ द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट इज़ पास्ड इन द फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन एंड ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा, ये उनके लिए जो सभी विषय में पास हैं, यानी सप्ली भी नहीं है आप, फेल भी नहीं है आप, एब्सेंट भी नहीं है आप हर विषय में पास हैं, लेकिन आपके नंबर कम हैं और आप बढ़वाना चाहते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट ने हमको मैसेज किया या फ़ोन किया इंस्टाग्राम पे और दूसरी जगह पर, उन्होंने पूछा कि हमने JEE का अपीयरेंस लिया हुआ है, उसमें 75% रिज़ल्ट चाहिए 12वीं का, लेकिन हमारा कुछ परसेंटेज रह गया है, उतना नहीं आया है, तो हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। जी नहीं, आदेश आ गया है, आप इम्प्रूवमेंट की तैयारी करिए, आप भी परीक्षा लिख सकते हैं। अभी तक तो ये होता था कि सिर्फ 10वीं वाले जो 2 विषय में फेल है या सप्ली हैं वो परीक्षा दे सकते थे, और 12वीं में सिर्फ एक विषय में फेल या सप्ली वाला परीक्षा दे सकता था। लेकिन अब वो नियम ख़त्म,
दूसरा नियम आ गया और ये नियम बनने जा रहा है, अब समझ रहे हैं। तो देखिए जो कैंडिडेट पास हैं, छठवां नंबर पॉइंट देखिए, जो कैंडिडेट अपने फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन में पास हैं और वो सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है अपने रिजल्ट से, समझ रहे हैं, अपने नंबर से, अपने अगर वो संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ही कैन फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ मार्क्स इन द सेकंड मेन एग्जामिनेशन। तो वो भी सेकंड मेन एग्जामिनेशन जो अभी आपका होने वाला है उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, साल खराब नहीं हो रहा है, आप तैयारी करिए। परीक्षा अभी होनी है जून में ही, जून के 3rd वीक में परीक्षा होगी। ये जून का भी पहला सप्ताह चल रहा है, आपके पास 2-2.5 सप्ताह का समय है, तैयारी करिए। फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है, आज चुनाव का जो रिजल्ट है अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो वेबसाइट पे आ जाएगा, फॉर्म भर लीजिएगा। जून के 3रे सप्ताह या 4थे सप्ताह में आपका परीक्षा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तैयारी करिए। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको। It is not necessary that the candidate should apply in all the past subject. The candidate can apply in 1 past subject or 2 past subject or more past subject as per his wish. समझ रहे हैं, यानी जो बच्चे पास हैं उनके नंबर कम हैं, दोबारा से वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप 1 विषय में भर दीजिए, 2 विषय में भर दीजिए, 3 विषय में भर दीजिए, पूरे विषय में भर दीजिए। समझ रहे हैं, कोई रोक ठोक नहीं है। जैसे CBSE में बच्चों को बेनिफिट मिलता था, अब से छत्तीसगढ़ बोर्ड में भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए भरिए, नंबर इंप्रूव कराइए। द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड, अब यहाँ सुनिए, द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड कंसीडरिंग द इंक्रीज्ड मार्क इन द सब्जेक्ट्स in which the candidate improve his marks in the second main examination and the marks obtained in the first main examination in the other subjects। यानी जिस विषय का आप सेकंड मेन एग्जामिनेशन में परीक्षा लिखेंगे, अगर उसमें नंबर बढ़ जाता है तो वो बढ़ा हुआ नंबर ही आपके मार्कशीट में आएगा, समझ में आया। और जिसमें आप नहीं भरेंगे तो फर्स्ट मेन एग्जाम वाला तो नंबर रहेगा ही रहेगा, ठीक। इफ़ द कैंडिडेट इज नॉट एबल टू इम्प्रूव द मार्क्स इन द सब्जेक्ट्स इन द सेकंड मेन एग्जामिनेशन, अगर आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया, यानी जो दूसरा परीक्षा होने वाला है सेकंड मेन एग्जामिनेशन, उसको दिया और उसमें आपके नंबर इंप्रूव नहीं हो पाए, या पहले आपको जितना मिला था उससे कम मिला या उतना ही मिला, नंबर बढ़ नहीं पाया, तो क्या होगा देखो। देन इन दैट सिचुएशन ओनली द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड एंड द मार्कशीट विल बी नॉट इश्यूड टू हिम अगेन। यानी जो आपको पहले परीक्षा में नंबर मिला था वही नंबर आपका यथावत रहेगा, दूसरा मार्कशीट आपके लिए इश्यू नहीं किया जाएगा, समझ रहे हैं। यानी बच्चों का बल्ले बल्ले भैया, कोई घाटा नहीं है। अगर आपने दूसरा परीक्षा भरा, सेकंड एग्जामिनेशन दिया, उसमें इंक्रीज हो गया नंबर, तो आपको नया मार्कशीट मिल जाएगा बढ़े हुए नंबर के साथ। और अगर आपका नंबर पहले से भी कम आ गया या पहले जितना ही रहा, तो नंबर घटाया नहीं जाएगा, जो मार्कशीट आपके पास है वही रहेगी। समझ में आ रही बात, ये पास वाले बच्चों के लिए जो पहले से पास हैं। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला पॉइंट देखिए 7 नंबर, द कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द सेम सब्जेक्ट इन द सेकंड मेन एग्जामिनेशन इन विच ही हैज़ फिल्ड द एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म इन द फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन। यानी जो जो परीक्षाएं, जो जो विषय आपने फर्स्ट मेन एग्जाम में भरा था, रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसका परीक्षा दिया था, उन्हीं विषयों को ही आप सेकंड मेन एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई नया विषय भी आप नहीं ले सकते, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अंडरगो नो सर्कमस्टांसेस ही कैन चेंज हिज सब्जेक्ट इन द सेकंड मेन एग्जामिनेशन। यानी आप अभी विषय नहीं बदल सकते। इट इज आल्सो वर्थ मेंशनिंग हियर दैट इफ द कैंडिडेट हैज टेकन एन एडिशनल सब्जेक्ट इन द फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन देन ही कैन अपीयर इन द सेकंड मेन एग्जामिनेशन ऑल्सो बाय टेकिंग द सेम सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट। यानी अगर आपने पहले मुख्य परीक्षा में कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिया था, ये 12वीं वालों के लिए है, जैसे कोई बच्चा बायो के साथ मैथ्स ले लेता है, मैथ्स के साथ बायो ले लेता है, तो आप सेकंड मेन एग्जाम में भी एडिशनल सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करके उसका भी परीक्षा दे सकते हैं। यानी पूरी तरह से जितने भी फैसले हैं वो बच्चों के हित में हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हमने कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिया है तो खाली मेन सब्जेक्ट का परीक्षा लिख सकते हैं सेकंड मेन एग्जाम में और एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं। आपकी मर्जी, आप जिसमें भरना चाहते हैं, मेन सब्जेक्ट में, एडिशनल सब्जेक्ट में, फॉर्म भरिए, परीक्षा लिखिए, इंप्रूव कराइए नंबर। अब क्या लोगे यार, तुम्हारे दिन आ गए। 8वां पॉइंट पढ़ते हैं, चलो। While preparing the result of the candidate in the second main examination, the marks obtained in the practical and project in the first main examination will be considered। ये भी बहुत काम की खबर है, ध्यान से सुनिएगा। For the second main examination, but if any candidate is not able to appear in the practical and project examination or fail in the first main examination, then such candidate will be eligible to appear in the practical and project exam in the second main examination। बल्ले बल्ले बल्ले, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपने सेकंड मेन एग्ज़ाम लिखा, तो उसमें जो पहले परीक्षा में आपने प्रैक्टिकल दिया था, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया था, प्रोजेक्ट में जो नंबर मिला था,
वो आपका एज इट इज़ यहाँ पे जुड़ जाएगा। यानी आपको सेकंड मेन एग्जाम में थ्योरी में जो नंबर मिलेगा वो पिछले प्रैक्टिकल के साथ जोड़ के आपका नया मार्कशीट बना दिया जाएगा, नंबर बढ़ा के थ्योरी में नंबर इंक्रीज हो जाएगा, पुराना प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का नंबर यथावत ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी प्रैक्टिकल एग्जाम में, किसी प्रोजेक्ट एग्जाम में परीक्षा नहीं लिखा या आप फेल हो गए, समझ रहे हैं, अपीयर नहीं हो पाए, किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए, किसी प्रैक्टिकल में फेल हो गए, किसी कारण से आपका नंबर कम रह गया, तो फिर आप सेकंड मेन एग्जामिनेशन के लिए दोबारा से प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे, प्रोजेक्ट एग्जाम देंगे और आपको दोबारा नंबर दिया जाएगा स्कूल की तरफ से, और वो फिर आपके सेकंड मेन एग्जाम के साथ जुड़ करके आपका नया मार्कशीट बनवाएगा। तो प्रैक्टिकल भी दोबारा देने का आपको प्रावधान मिल गया, प्रोजेक्ट भी दोबारा आप दे सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं, प्रोजेक्ट में फेल हैं या एब्सेंट थे तो भी आप भर सकते हैं, समझ रहे हैं। अभी तक ऐसा होता नहीं था, हालांकि स्कूल वाले प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में किसी को फेल नहीं करते। केस ये बनता है कि बच्चे अक्सर एब्सेंट हो जाते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा है, लेकिन ये बहुत कम बच्चे होते हैं इस तरह के। बहरकैफ अगर आपके साथ भी कोई लफड़ा हुआ है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में तो आप फिर से प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसमें भी नंबर बढ़वा सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है द सेम ग्रेस मार्किंग पॉलिसी। ध्यान से सुनना भैया, द सेम ग्रेस मार्किंग पॉलिसी विल बी वैलिड इन द सेकेंड मेन एग्जामिनेशन। यानी अभी तक फर्स्ट मेन एग्जाम में जो ग्रेस की प्रथा थी, ग्रेस का प्रावधान था, जैसे बच्चे कम नंबर पाते थे, फेल होते थे 1 या 2 विषय में, तो टीचर क्या करते थे 5 से 10 नंबर तक उनका अपने से बढ़ा देते थे, ये ग्रेस हो गया। तो ये आपको सेकंड मेन एग्जाम में भी बेनिफिट मिलेगा भैया। अगर आपका सेकंड पेपर भी मान लो अभी आप दोगे, वो बिगड़ गया, कुछ नंबर कम हो रहा है पास होने के लिए, तो आपको ग्रेस दे दिया जाएगा सेकंड मेन एग्जाम में भी। तो यहाँ पर भी ग्रेस मिलने वाला है, इसके लिए भी बल्ले बल्ले बधाई हो। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। इफ द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर बोनस मार्क्स इन द फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन देन ही विल बी एलिजिबल फॉर बोनस मार्क्स इन द सेकंड मेन एग्जामिनेशन ऑल्सो, बट द बोनस मार्क्स विल नॉट बी रिपीटेड। समझ रहे, इसका मतलब ये है जैसे बहुत सारे बच्चों को बोनस नंबर भी मिलता है ना, कोई क्वेश्चन गलत हो गया, बोर्ड की तरफ से जो गलती होती है, टीचर के कारण जो कॉपी आपकी चेक करता है उसके कारण कुछ गलती होती है, तो फिर उसमें आपको बोनस नंबर दिया जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हो गया तो फिर उसका बोनस नंबर मिलता है आपको किसी भी तरीके से। तो मान लो फर्स्ट एग्जामिनेशन में आपको बोनस मिला था, तो वो बोनस आपको सेकंड एग्जाम में भी दिया जाएगा। करेंगे ये कि फर्स्ट एग्जामिनेशन में जो आपका थ्योरी का नंबर था और बोनस का नंबर था उसको अलग अलग कर लेंगे। अब थ्योरी वाला नंबर अलग हो गया, बोनस वाला अलग पता चल गया। अब आप सेकंड एग्जाम लिखेंगे, सेकंड एग्जाम में आपकी थ्योरी में ज़्यादा नंबर आ गए, तो उस ज़्यादा नंबर में ये पुराना बोनस जोड़ के सेकंड एग्जाम का रिजल्ट बना दिया जाएगा। समझ रहे हैं। आफ्टर डिडक्टिंग द बोनस मार्क्स एडेड इन द फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन द बोनस इन द सेकंड एग्जामिनेशन विल बी एडेड। बात समझ में आ गई। पुराना बोनस नंबर जो मिला था उसी को पुराने नंबर के साथ अलग करके, यानी बोनस वाला नंबर अलग कर देंगे, थ्योरी वाला अलग कर देंगे, और सेकंड एग्जाम में आपको थ्योरी में जो नंबर मिलेगा उसके साथ उस बोनस को भी जोड़ के आपको बढ़ा हुआ नंबर दे दिया जाएगा। बोनस सिर्फ देखिए परीक्षा में क्वेश्चन गलत होने से ही नहीं मिलता। आप देखे होंगे, आप लोग के स्कूल में होता होगा, क्या कहते हैं, स्काउट गाइड के 10 नंबर मिलते हैं, ये भी बोनस नंबर है। समझ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मार्कशीट में आप देखेंगे, अगर आपके स्कूल में बच्चे स्काउट गाइड में प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास प्रमाण पत्र है, तो उसका 10 नंबर एज ए बोनस बोर्ड देती है। तो ये इसी बोनस की बात हो रही है, किसी भी तरह का बोनस हो, वो बोनस नंबर सेकंड मेन एग्जाम में भी आपको एज इट इज़ दिया जाएगा। समझ गए ना। आगे बढ़ें। ठीक। आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन ए टेम्परेरी मेरिट लिस्ट विल बी इश्यूड and after recalculation revaluation of the first main examination a permanent merit list will be issued। ये तो पुराना नियम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। देखिए, जब पहला हमारा अभी जो रिजल्ट आया 9 तारीख को, 9 मई को, ठीक है, फर्स्ट मेन एग्जाम का, तो उसमें वो मेरिट लिस्ट जो बनती है वो अस्थायी होती है। क्यों अस्थायी होती है? जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों के नंबर कम होते हैं, कोई फेल होता है, कोई किसी को ग्रेस मिलता है, कोई सप्ली होता है, उसको दोबारा चांस मिलता है, वो रीटोटलिंग के लिए भरता है, रीचेकिंग के लिए भरता है, रीवैल्यूएशन के लिए भरता है, फोटोकॉपी के लिए भरता है, और ये सब के चक्कर में बच्चों के नंबर बढ़ते हैं। तो अगर बच्चों के नंबर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है जो पहले मेरिट लिस्ट बनी होगी उसमें भी उथल पुथल होगा। इसलिए जो पहले परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट आता है वो अस्थायी होता है, और रीटोटलिंग का या रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आने के बाद वो लिस्ट फिर से चेंज हो जाता है और फिर वो परमानेंट हो जाता है। समझ रहे हैं। तो परमानेंट जो मेरिट लिस्ट है वो फिर से एक बार डिक्लेयर की जाएगी। कब? जब आपका रीटोटलिंग का और रीचेकिंग का रिजल्ट अनाउंस होगा, उसके बाद दोबारा से मेरिट लिस्ट बनती है। तो अभी जो मेरिट में आए हैं, मेरिट लिस्ट में पहले पोजीशन पर, दूसरे पोजीशन पर या 10वें पोजीशन पर, बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हर साल यही होता है।
समझ रहे हो? जब दोबारा से रीचेकिंग रीकाउंटिंग का रिज़ल्ट आता है तो जो मेरिट लिस्ट बनी होती है जिसमें आप गोल्ड मेडल जीत चुके होते हो, मीडिया में इंटरव्यू दे चुके होते हो, वो सब बदल जाता है, फिर कोई और आ जाता है ऊपर में, यानी टॉप पोजीशन पर कोई और आ जाएगा जिसका रीटोटलिंग में नंबर बढ़ गया, रीचेकिंग में नंबर बढ़ गया, वो पहुंच जाता है। तो ऐसा होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी, अब इसको क्या कहेंगे, अच्छी खबर है, ख़राब खबर है, बहरकैफ है तो है, ठीक। अगला न्यूज़ देखते हैं, अगला पॉइंट। द पास्ट कैंडिडेट शैल बी इश्यूड मार्कशीट इन फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन and if the marks increase in the second main examination to the candidate, then such circumstances shall get first examination mark sheet from the student and second main examination mark sheet shall be provided। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने अभी पहला परीक्षा लिखा मार्च में, जिसका रिजल्ट मई में आया, उसमें आप पास हो, वो मार्कशीट आपको मिल गया, वो मार्कशीट प्रिंट होकर आपके स्कूल में आ जाएगी, वो मार्कशीट आपको मिल गया। अब आपने क्या किया कि आपने सेकंड मेन एग्ज़ाम भी भर दिया, आपने दूसरी परीक्षा भी लिखी, दूसरी परीक्षा में आपके नंबर बढ़ गए, पहले से आप पास थे, पहले से आपके पास पास होने का मार्कशीट था जो बोर्ड की तरफ से आपके स्कूल में आता है, ओरिजिनल मार्कशीट की बात कर रहा हूँ मैं। अब आपने दूसरी परीक्षा लिखी जो अभी जून में होगी, आखिरी सप्ताह में या तीसरे सप्ताह में, ठीक है, उसमें आपके नंबर बढ़ गए। तो जब नंबर बढ़ जाएगा तो नया मार्कशीट इश्यू होगा बोर्ड की तरफ से, और नया मार्कशीट पहुंचेगा स्कूल में। जो पहले एग्ज़ाम का मार्कशीट था वो बोर्ड आपसे ले लेगी और दूसरे एग्ज़ाम जो मार्कशीट है वो बोर्ड आपको दे देगी। यानी पहला वाला मार्कशीट दे दो, जमा कर दो, और दूसरा वाला मार्कशीट ले लो बढ़ा हुआ नंबर के साथ। समझ गए? अगला पॉइंट है काउंटर फॉइल ऑफ मार्कशीट एंड रिजल्ट ऑफ रीकाउंट रीवैल्यूएशन ऑफ second main examination will be printed only after their release, but the database of both the exam will be kept safe। इसमें ये बताना चाह रहे हैं वो कि जैसे आपका जो पुराना मार्कशीट है, पुराना नंबर है, फर्स्ट मेन एग्ज़ाम में जो आपको नंबर प्राप्त हुआ है वो, और रीटोटलिंग होने के बाद, रीचेकिंग होने के बाद जो बढ़ा हुआ नंबर है, दोनों का डाटा अलग अलग बोर्ड के पास सुरक्षित रखा जाता है। यानी पुराना नंबर भी बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा, और रीचेकिंग कराने के बाद अगर आपका नंबर बढ़ा है तो वो डाटा भी अलग सुरक्षित रहता है, दोनों अलग अलग रहते हैं। इन द मार्क लिस्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड मेन एग्जामिनेशन द नेम ऑफ द स्टडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द रेगुलर कैंडिडेट्स एंड द नेम ऑफ द फॉरवर्डिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द सेल्फ स्टडी कैंडिडेट विल बी मेंशन अगेंस्ट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यानी क्या क्या डाटा वो सेव करके रखते हैं ये बताना चाह रहे हैं इस पॉइंट में। स्टूडेंट का नाम, वो कहाँ से पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें बोर्ड जो है वो सेफ रखती है अपने पास। बस इसमें इतना ही है। अगला देखिए, वाइल प्रिंटिंग द मार्क लिस्ट ऑफ द सेकंड मेन एग्जामिनेशन स्पेशल मार्क, ये काम की खबर है, सुनिएगा ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। वाइल प्रिंटिंग द मार्क लिस्ट ऑफ द सेकंड मेन एग्जामिनेशन, जो दूसरा परीक्षा होगा उसमें अगर आपका नंबर बढ़ा है तो बोर्ड क्या करेगी, जब वो मार्कशीट प्रिंट करेगी बढ़े हुए नंबरों के साथ, दूसरा वाला मार्कशीट जो सेकंड मेन एग्जाम का है, उसमें जिस विषय में आपका नंबर बढ़ा होगा उसमें ऐसा डॉलर का निशान बना देगी। ये दिख रहा है, ये समझ रहे हो ना? तो ये डॉलर का निशान लगा होगा जहाँ पर भी जिस विषय के साथ, आप समझ जाना उसमें आपके नंबर बढ़े हुए हैं, यानी दूसरे परीक्षा में आपने उसको अटेम्प्ट किया है, उसमें आपके नंबर इंक्रीज़ हो गए हैं, तो ये निशान वहाँ पर दिखेगा उस सब्जेक्ट के सामने जिसमें आपके नंबर बढ़े हैं। दिख रहा है ना, यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो वैसे ही लंबा होता जा रहा है, लेकिन एक एक पॉइंट बहुत काम की है, इसमें हम कोशिश करें एक एक चीज़ को डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन द सेकंड मेन एग्जामिनेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द थर्ड वीक ऑफ द जून। ये मैं अभी हल्ला कर रहा था ना बहुत देर से, कब होगा परीक्षा, कब होगा परीक्षा, कब होगा परीक्षा। देख लो कब होगा परीक्षा। पहला जो मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट है उसके डिक्लेयर होने के बाद सेकंड मेन एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन जो है वो थर्ड वीक ऑफ द जून से स्टार्ट होगा। जून के तीसरे सप्ताह में आपका सेकंड मेन एग्ज़ाम होने वाला है। आज चुनाव के रिज़ल्ट का डेट है 4 जून 2024। आज के बाद कभी भी आपके फॉर्म फिलिंग का नोटिफिकेशन आ सकता है, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है आज ही आ जाए, कोई पक्का नहीं है। समझ रहे हो? बिल्कुल तैयार हो जाओ फॉर्म भरने के लिए और अपनी तैयारी करो ताकि आप सेकंड मेन एग्ज़ाम लिख के अपने नंबर को बढ़वा सकें। ठीक बात? Since the result of the retotaling revaluation of the first main examination cannot be declared before the commencement of the second main examination, therefore candidate will have to fill the application for second main examination without waiting for the result of retotaling revaluation of the first main examination. If the result of retotaling revaluation of the first main examination are declared after the commencement of the second main examination, then any representation or complaint of the candidate will not be considered. इसको ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज़ है। देखो,
जिनके रिज़ल्ट ख़राब हैं, जिनके नंबर कम हैं, मैं किन की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे पास हैं, नंबर कम है, तो जाहिर सी बात है आपने रीटोटलिंग में या रीचेकिंग में फॉर्म डाला होगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। समझ रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं आया है। फर्स्ट मेन एग्ज़ाम का जो आपने रीचेकिंग करवाया है उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, रिज़ल्ट नहीं आया है, उसके पहले ही सेकंड मेन एग्ज़ाम का फॉर्म भराने लग जाएगा। आपको भरना है बगैर रीटोटलिंग रीचेकिंग के रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हुए, क्योंकि वो रिज़ल्ट बाद में आएगा, क्योंकि 30,000 बच्चों से ज़्यादा बच्चों का कॉपी रीचेक होना है, इसलिए वो रिज़ल्ट देर हो जाएगा, उसमें लेट होना है। और आपका जो सेकंड एग्ज़ाम होना है उसका जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो पहले आ जाएगा, वो फॉर्म भराने लग जाएगा। तो आपको अपने रीचेकिंग का, रीटोटलिंग का रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करना है। समझ रहे हो, बाद में ये सब नाटक नहीं होना चाहिए। मान लो हमको उम्मीद था कि रीचेकिंग में हमारा नंबर बढ़ जाएगा और इस चक्कर में हमने सेकंड एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं डाला और सेकंड एग्ज़ाम का फॉर्म का डेट ख़त्म हो गया। अब आपका रीचेकिंग वाला रिज़ल्ट आया और उसमें आपका नंबर नहीं बढ़ा, तो फिर ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। समझ रहे हो, और उस स्थिति में बोर्ड बोल रहा है कि भैया कोई भी कंप्लेन कैंडिडेट की तरफ से कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी फिर आपकी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए यदि आपको लगता है कि दोबारा परीक्षा देने से मेरा रिज़ल्ट इंप्रूव हो सकता है, तो आप रीटोटलिंग रीचेकिंग को साइड में रखिए, उसका जो होना होगा वो होगा, छोड़ो। आप सेकंड एग्ज़ाम का फॉर्म भर दीजिए। अगर उसमें नंबर बढ़ जाता है रीचेकिंग में, तो वो तो फर्स्ट एग्ज़ाम का नंबर है ना, वो बढ़ा हुआ नंबर ही माना जाएगा। फिर आपका पुराना नंबर गया, उसी बढ़े हुए नंबर को बेस मान लिया जाएगा, जो आपका रीटोटलिंग या रीचेकिंग के बाद आने वाला है। बात समझिएगा, फर्स्ट मेन एग्ज़ाम का। फिर आप सेकंड मेन एग्ज़ाम भी दीजिए। अगर इस रीचेकिंग वाले नंबर से आपका नंबर बढ़ जाता है तो सेकंड मेन एग्ज़ाम में आपका बढ़ा हुआ नंबर आएगा, दूसरा मार्कशीट प्रिंट हो गया। लेकिन रीचेकिंग होने के बाद जो नंबर बढ़ा था उससे दूसरे एग्ज़ाम में आपका नंबर कम आ गया, तो वो बढ़ा हुआ नंबर ही रहेगा जो आपका अभी रीचेकिंग में आने वाला था। समझ गए ना, उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, दोज कैंडिडेट हु अपीयर इन द सेकंड मेन एग्जामिनेशन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द मार्क्स in the subjects and improve the marks, or there is no improvement in the marks, then such candidates are eligible for division improvement as per the provision of the previous rule on the basis of the eligibility. इसमें कुछ डिवीज़न के क्राइटेरिया हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, वो अभी यथावत रहेंगे। अगर आप सेकंड एग्ज़ाम देते हैं और भले उसमें आपका नंबर इंप्रूव होता है या नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवीज़न इंप्रूवमेंट जो पुराने नियमों के तहत था वो यहाँ पर भी यथावत रहेगा। एलिजिबल कैंडिडेट का डिवीज़न जो है आगे पीछे किया जा सकता है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। समझ रहे हैं, ठीक। उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, मैंने वो नियम पुराना नहीं पढ़ा हुआ है। आपको अगर जानकारी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अगला पॉइंट देखिए, दोज कैंडिडेट हु रिमेन अनसक्सेसफुल इन सम सब्जेक्ट्स इवन आफ्टर द सेकंड मेन एग्जामिनेशन। ध्यान से सुनना भैया, भैया ध्यान से सुनना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सेकंड मेन एग्ज़ाम दिया, दूसरी परीक्षा जो अभी होने वाली है जून थर्ड वीक में, और मान लो दुर्भाग्य से उसमें आपका रिजल्ट नहीं सुधरा, आप नंबर नहीं बढ़वा पाए, आप अनसक्सेसफुल रह गए, विल गेट द बेनिफिट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ चांस एज पर द करेंट रूल्स इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड सेकंड एग्जामिनेशन ऑफ द अपकमिंग ईयर। हाँ, अब इसको सुनना ना, अब से साल में 2 बार मेन एग्ज़ाम होंगे बोर्ड परीक्षा के 10वीं 12वीं के, एक तो मार्च में और दूसरा अभी जून में हो रहा है जो होने वाला है। ये पहला साल है भैया ना, ध्यान से सुनना। मान लो अभी आपने जून में परीक्षा लिखा थर्ड वीक में और उसमें भी आपके नंबर नहीं बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल फिर से एक बार मार्च में परीक्षा होगा और फिर से जून में परीक्षा होगा, तो नेक्स्ट ईयर जो मार्च में परीक्षा होगा उसको ये बोल रहे हैं थर्ड एग्ज़ाम, थर्ड मेन एग्ज़ाम, समझ रहे हैं। और जो जून में परीक्षा होगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ चांस। तो तीसरा और चौथा चांस आपको अगले साल मिलेगा, बीच में कोई परीक्षा नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो पूरा साल आपका चला जाएगा, लेकिन आप उसमें भी ये बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे आपने अभी परीक्षा लिखा, 2 सब्जेक्ट में आपके ख़राब रिजल्ट हैं, एक सब्जेक्ट में आपका ख़राब रिजल्ट है, तो नेक्स्ट ईयर भी अगर इस साल अभी जून में आप नहीं उसको सुधार पाते हैं तो अगले साल भी आप चाहें तो उन्हीं एक विषय या 2 विषय में भर के उनको आप इम्प्रूव करवा सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट ईयर फिर से 2 चांस मिलेगा। जब आपके जूनियर बोर्ड परीक्षा लिखेंगे मेन एग्ज़ाम अपनी सभी सब्जेक्टों के साथ, तो आप उसमें भी अपने जिस सब्जेक्ट को इम्प्रूव कराना चाहते हैं उसको उन्हीं के साथ भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 4 मौके आपको दिए जा रहे हैं, 4 मौके, ध्यान से समझना भैया, 4 मौके। 2 मौके आपके, एक मौका तो आपका निकल गया जब भी आपने फर्स्ट मेन एग्ज़ाम दिया, दूसरा मौका अभी आपको जून में मिलने वाला है थर्ड वीक में, तीसरा मौका जब आपके जूनियर अगले साल 2024-25 का एग्ज़ाम लिखेंगे मार्च में मिलेगा, उसमें भी आप
1 विषय, 2 विषय, 3 विषय या जितने विषय चाहें भर के इम्प्रूव करवा सकते हैं, जैसे अभी करवा रहे हैं। फिर जून में फिर परीक्षा होगा, वो आपका चौथा मौका होगा, उसमें भी आप करवा सकते हैं। समझ गए? Like the first main examination, in the second main examination also question paper will be printed in the 3 set ABC in main subject and single set in the minor subject। जैसे अभी तुम परीक्षा लिखे ही हो तो जानते हो तुम्हारे पेपर 3 सेट में आते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। बिल्कुल उसी प्रकार से सेकंड एग्जाम जो होगा उसमें भी आपके यही तीनों सेट देखने को मिलेंगे मेन सब्जेक्ट में, और जो माइनर सब्जेक्ट है उसमें एक सिंगल सेट आएगा। अब माइनर सब्जेक्ट कौन सा है आप वो देख सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन का पेपर हो गया और IT वगैरह का पेपर हो गया, वो सब माइनर सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको एक ही सेट देखने को मिलता है। आखिरी पॉइंट कवर कर रहे हैं। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स हु वांट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन अंडर दिस रेगुलेशन टू डिपॉजिट द फीस प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। जिसको सेकंड परीक्षा में बैठना है, अपना श्रेणी सुधार करना है, किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट करना है, सप्ली है, फेल है या इंप्रूवमेंट है, तो बोर्ड ने जो पैसा निर्धारित किया है फीस के तौर पर वो आपको देना पड़ेगा, और वो सारी डिटेल जो है आपको स्कूल वाले बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। नीचे देख लो भैया, पुष्पा साहू हमारी जो सचिव हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की, उनकी तरफ से आदेश जारी किया गया, छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित हो गया। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कल से देखना इसका फोटोकॉपी शुरू हो जाएगा, सब लोग बनाने लग जाएंगे, मीडिया में आ जाएगा और हल्ला हो जाएगा। तो शेयर कर दो दबा के। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार, हमारा व्हाट्सएप का चैनल है वो ज्वाइन कर लो। बहुत जल्दी हम अपने कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। मैं भी थोड़े से एग्ज़ाम में उलझा हुआ हूँ, तो मैं 20 जून के बाद फ्री हो जाऊँगा और अपनी फिर यूट्यूब चैनल की जर्नी या ऐप की जर्नी स्टार्ट करेंगे। सभी की क्लासेस की जो है जो कुछ भी हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा है उनकी स्टडी मटेरियल आने शुरू हो जाएंगे 20 जून के बाद। ठीक बात, मैं भी परीक्षा लिख रहा हूँ तो मैं 20 जून के बाद खाली हो जाऊँगा। ठीक बात, तो वीडियो शेयर करिए। मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।